गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। स्वागत है फिर से स्टडी ऑन कॉस्मस पे। ठीक है भाई, आज नई वीडियो के साथ आए हैं। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। आज इसके बारे में फुल डिटेल्स बात करेंगे, आखिर ये होता क्या है, कैसे कैसे होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है और क्या क्या इसके बारे में पूरा फंडा बताते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्रदूषण। प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन। ठीक है, पर्यावरण में देखिए विभिन्न गैसों, मृदा तथा जीव जंतुओं का एक निश्चित अनुपात है। इस अनुपात में आने वाले ह्रास या कमी को ही प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गैस है, मृदा है, जीव जंतु है, एक निश्चित आकार में ही है, निश्चित अनुपात में ही है इन लोग। अगर उससे ज़्यादा कमी आ जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है तो कुछ तो अनबैलेंस हो जाएगा नेचर में। बस उसी को हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं भाई। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रदूषण छोटे क्षेत्रों में को दर्शाता है। इसमें केवल मानव क्रियाकलापों को रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण अवनमन। यह क्या होता है? डिग्रेडेशन। जब मानव तथा प्राकृतिक मतलब जो नेचर, दोनों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उसी को अवनमन कहते हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी मानव के चलते भी हो जाता है, प्रकृति के भी चलते हो जाता है। तो जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी है, सब क्या है, डिग्रेडेशन में आते हैं। नेक्स्ट में बात करूं सूक्ष्मजीवों अपघटनीय प्रदूषण, बायोडिग्रेडेबल। जैसे वैसे प्रदूषण जिसमें क्या होता है, सूक्ष्मजीव खाकर खत्म कर दे, सूक्ष्मजीव अपघटनीय कहलाते हैं। ये कम हानिकारक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक हो गया, धातु हो गया, कचरा हो गया, रासायनिक कचरा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं। जल प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण, परमाणु चुम्बकीय प्रदूषण, जैविक चुम्बकीय प्रदूषण। इस तरीक़ा से मतलब प्रदूषण में आते हैं। अब इसके बारे में पूरा हम डिटेल्स देखते हैं, आखिर ये सब वन बाय वन करके कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है भाई, इसके बारे में देखते हैं। जल में घुले अनावश्यक पदार्थ, मतलब जो अनयूजुअल चीज़ हैं अगर जल में घुल जाते हैं तो जल का प्रदूषण के कारण बन जाता है। बस जैसे इसमें क्या हो सकता है, देखिए आर्सेनिक से क्या होता है कि वाइट फुट हो जाता है। कैडमियम, इटाई किडनी, लोहा लीवर सिरोसिस लीवर, कॉपर विल्सन, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम और पारा मिनीमाता जापान जिसको बोलते हैं। ये सब जल प्रदूषण का कारण है। इसके चलते जल प्रदूषण हो सकता है, होता है, हो सकता ही नहीं बल्कि होता भी है। ठीक है, इस तरीक़ा से हम आगे बात करते हैं भाई। देखिए बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए बीओडी इनटू धूल प्रदूषण। अभी होता क्या है देखते हैं इसके बारे में। बीओडी का अर्थ होता है कि 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड, मतलब इसमें ऑक्सीजन का डिमांड किया जाता है, उसके बारे में है। देखिए सुपोषण क्या होता है, जलाशय में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन, याद रखिएगा फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो इसमें क्या होता है, अनावश्यक पादप जो हैं जलकुंभी में उग जाते हैं। अनावश्यक पादप जलकुंभी में उग जाते हैं जिस कारण से जलाशय के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसमें होता क्या है सुपोषण में, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी वाटर है, ये वाटर है इसमें, और इसमें क्या होता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो इसमें जलकुंभी उग जाते हैं। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो उसमें जो भी जीव जंतु रहते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उन लोग क्या डेथ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए फिश ही है ना आपका, तो फिश घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से प्रयोग करेगा, तो डेथ हो जाएगा। इसकी चर्चा इसमें है। ठीक है, तो समझ गए होंगे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मृदा। देखिए हैदराबाद में क्या हुआ था, हुसैन नगर में हुसैन सागर झील का जलकुंभी से ग्रसित है हैदराबाद। ठीक है, मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी की उर्वरकता क्षमता कम हो जाता है इसमें, इसी को मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। मृदा प्रदूषण के 2 कारण हैं, यहाँ देखिए मृदा प्रदूषण के कारण। देखिए पहला कारण कीटनाशक का प्रयोग।
लोग क्या करते हैं कि LD50 या लियाहोज, इसको पूरा बोलते हैं लियाहोज 50, या BHC, अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अब DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, इसका जब प्रयोग करते हैं लोग तो इसमें क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं, कीटनाशक चीज़ है, कीटनाशक को जैसे मान लीजिए खेत उत में डाल देते हैं कि कीटनाशक से बचे और मेरा मतलब पैदावार या उर्वरक क्षमता बढ़ जाए, लेकिन इसमें दूसरे पैमाने पे लॉस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई, अधिक खाद के प्रयोग से मिट्टी रेत का रूप ले लेता है। अधिक अगर खाद का प्रयोग कीजिएगा तो मिट्टी कैसा ले लेगा, रेत के आकार का। अपर्दन देखिए, दूसरा कारण अपर्दन। अपर्दन के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ की परत कट जाता है, याद रखिएगा। अधिक मृदा अपर्दन को अवनालिका कहते हैं ना। अवनालिका बहुत अधिक हो जाए तो बाहर क्या होता है, बाहर का रूप ले लेता है, क्या ले लेता है, बीहर का, बीहर जिसको बोलते हैं, बीहर का रूप ले लेता है। बीहर रिवाइन पूरी तरह से बंजर हो जाता है। बीहर क्या होता है, बीहर उस प्लेस को बोलते हैं जो पूरी तरीक़ा से बंजर हो जाए, जहाँ कोई भी पैदावार मतलब खेती करने पर हो ही नहीं, उसी को हम लोग बीहर कहते हैं। कुछ खाबड़ जैसा होता है, जैसे मेरे तरफ है एकदम बहुत गजब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बीहर जो है पूरी तरह से बंजर होता है, इसमें कोई पैदावार उगता ही नहीं है, कोई उगाएगा तो कुछ होगा ही नहीं। देखिए, सर्वाधिक बीहर का निर्माण चंबल नदी करती है ना। ठीक है, चलिए वायु प्रदूषण क्या है भाई, वायु के गुणवत्ता में होने वाले ह्रास या कमी को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में मान लीजिए जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए उसमें या तो कमी हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, ह्रास हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए एरोसोल क्या होता है भाई, एरोसोल मतलब धूलकण। वायुमंडल में उपस्थित धूलकण को एरोसोल कहते हैं। वायुमंडल में जितना भी उपस्थित है, ठीक है, और उसी को हम लोग धूलकण को हम लोग एरोसोल कहते हैं। ठीक है, ये वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका आकार जो है 10 माइक्रोन होता है ना, कितना होता है, 10 माइक्रोन। नोट, सीमेंट उद्योग में एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में उड़ता है, जिससे फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, जिससे वाइट कैंसर भी कहते हैं। सीमेंट में क्या होता है कि एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में धूलकण उड़ता है, जिससे लोगों को कैंसर भी हो सकता है, वाइट कैंसर हो जाता है, और फिर ग्रसित हो जाएंगे तो फिर दिक्कत जान ही रहे क्या क्या हो सकता है कैंसर में, जो भी दिक्कत होगा। चलिए, औद्योगिक कचरा, धुआं, आग, ईंधन तथा वाइन में वायु प्रदूषण होता है ना, याद रखिएगा। औद्योगिक कचरा, धुआं, आग, ईंधन में, वो वाहन में वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं धुआं क्या वायु में ही होता है, आग जल रहा है तो वायु में ही प्रदूषण करेगा, कॉमन है। चलिए बात करते हैं वायु प्रदूषण में फैलने वाले प्रमुख गैस कौन कौन से हैं ना। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक क्या है, रंगहीन है ना, और स्वाधीन तथा गैसहीन गैस है। ये रंगहीन भी है, स्वाधीन है और गैसहीन गैस है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कुल वायु प्रदूषण का अकेले 50% कर देता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण करता है कुल वायु का 50% ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही करता है। देखिए, यह हीमोग्लोबिन से तेज क्रिया करता है और ऑक्सीजन के ले जाने वाली क्षमता को खत्म कर देता है, जिस कारण व्यक्ति का दम घुटने से मौत भी हो सकता है ना। इसे दम घुटने वाली गैस भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस भी कहते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ज़्यादा रिएक्ट करता है ये, और रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के ले जाने वाली जो क्षमता होती है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और उसकी क्षमता ख़त्म कर देगा, तो आदमी का दम घुट के मौत भी हो सकता है। सिंपल है। देखिए आगे हम बात करते हैं ईंधन। ईंधन, कोयला, जीवाश्म, मुर्गी आदमी जलाने पर इसके दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना। देखिए, ईंधन हो गया, कोयला, जीवाश्म हो गया, मुर्गी हो गया, आदमी को जब जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। देखते कितना गंदा गंदा आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, याद रखिएगा। यह जल में घुलनशील होता है भाई, जल में क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रिमार्क, आगे पॉइंट देखते हैं। रिमार्क पॉइंट, इससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए CNG तथा LPG का प्रयोग कीजिए, कम हो जाएगा, आपको इसका बढ़ावा देगा। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में वाहन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है तो आप प्रयोग कीजिए
सिंपल। सीएनजी यूज कीजिए, खाना बनाने के लिए एलपीजी घर में यूज कीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ना कार्बन मोनोऑक्साइड भी ना निकले। ठीक है, इस तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं, वैसा ईंधन जिसमें पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है और जिसकी प्राप्ति पादप में होता है ना, उसे जैव ईंधन कहते हैं। जैसे में जट्रोफा हो गया, रतनजोप हो गया, रोपसीड हो गया, गाने का रस हो गया, अल्कोहल। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, देखिए भाई, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है, अम्लीय गैस होता है। यह कुल प्रदूषण का 20% ही काम करता है। मतलब ये कुल प्रदूषण का 20% भाग ले लेता है प्रदूषण में, समझ गए ना। चलिए, फेफड़ों को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। पेट्रोलियम के दहन से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, ये अम्लीय वर्षा के लिए भी उतरता है। अम्लीय जब वर्षा होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलते हैं उसमें से। इस अम्लीय वर्षा से मिले सल्फर डाइऑक्साइड के कारण स्टोन टेपोरोसी भी हो सकता है ना, पत्थर का सड़ना। चलिए, सीसा प्रदूषण, पेट्रोल में अपस्टोफन रोधी मतलब एंटीनोकिंग के रूप में टेट्रा एथाइलेट का प्रयोग होता है, जो सीसा का यौगिक है। यह सीसा धुआं के माध्यम से वायुमंडल में आ जाते हैं और प्रदूषण फैला देता है। सीसा प्रदूषण से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कैसे फैलता है इसके बारे में। ओजोन को भाई क्षति पहुंचाता है। कौन, CFC। देखिए, ओजोन को क्षति करने के लिए जो है क्लोरीन तथा फ्लोरीन से होता है ये, और CFC उपलब्ध होता है इसमें। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का 1 परमाणु ओजोन के 1000 परमाणु को तोड़ सकता है। क्लोरीन जो 1 परमाणु ओजोन और 1000 परमाणु को भी तोड़ सकता है, किंतु इनके लिए बहुत निम्न तापमान की आवश्यक है, जो अंटार्कटिका में सरलता से उपलब्ध होता है। ओजोन परत का जो मोटाई कम करने में ओजोन छिद्र, देखिए, ओजोन परत का मोटाई कम होना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन की मोटाई को डाप्सन से नापते हैं, डॉप्सन से नापते हैं। तो 100 डाप्सन इक्वल टू 1 mm होता है। ठीक है, देखिए, ओजोन समताप मंडल में जो है वो कहाँ 30 से 40 किलोमीटर में लगभग पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन, यही ओजोन परत। ये किरणें स्किन कैंसर उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए जो है 16 सितंबर 1987 में कनाडा से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसी कारण क्या है कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। ओजोन O3 से होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रथम तथा द्वितीय ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में ही देखे गए थे। हुआ था 1-2 बार, तो अंटार्कटिका में ही देखे गए थे। चलिए, CFL से निकलने वाले फ्लोसिन गैस, AC थिनर से निकलने वाली गैस को ओजोन को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, हानिकारक नहीं है, लेकिन यह पौधों के लिए आवश्यक है। किंतु नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हानिकारक नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए भाई, ग्रीन गैस मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है। समताप मंडल में रह रहे वायुयान को धुआं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके परऑक्सी ऑक्सीडाइज नाइट्रेट पैन का निर्माण करते हैं ना। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम या धूल, इस निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन तथा पैन के द्वारा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक क्या अम्लीय गैस है, इसके बारे में बात करते हैं। यह लाभदायक और हानिकारक दोनों है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे भाई, अब इसके बारे में देखते हैं, पता चल जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है भाई। यह दिन के समय पृथ्वी को अत्यधिक गर्म करने में रोकता है तथा रात को अत्यधिक ठंडा होने से भी रोकता है। ठीक है, किंतु यदि यह बहुत अधिक हो जाता है तो तापमान बढ़ जाता है और ग्लेशियर पिघल जाएंगे तथा समुद्र का तल भी बढ़ जाएगा। इसमें दिक्कत है, बाकी उधर क्या था, बेनिफिशियल था। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने भी प्रदूषण नहीं करती है, परंतु ये क्या होता है, ये असम गर्मी पैदा करती है। ग्रीन हाउस क्या है, छोटे से क्षेत्र में जब उमस बढ़ जाती है माने गर्मी बढ़ जाती है तो उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द आर्हेनियस जी दिए थे। ठीक है, आर्हेनियस जी क्या दिए थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताए थे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई। वाह, आज बात करते हैं आगे, मज़ा आएगा। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तपन क्या है। जब ग्रीन हाउस को पूरे विश्व पर फैल जाता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। छोटे पैमाने पर फैलेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे, जब वही बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे फैलेगा तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये सब वैली वेकल जी दिए थे सबसे पहले। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्हेनियस दिए थे, लेकिन वैली वेकल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताए थे। ठीक है, समझ में आ गया भाई। वाह, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट, गैसों का वह समूह जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। गैस कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, गैस का वह समूह है जो ग्रीन हाउस उत्पन्न कर दे, जो ग्रीन हाउस उत्पन्न कर दे उसे कार्बन फुट कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। जैसे CN माने क्या होता है, CN माने साइनाइट होता है, NC मतलब आइसोसाइनाइट होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जल वाष्प है उसके, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये दो ठो होता है, लेस देन ग्रेटर देन। देखिए इसमें सिंपल कुछ भी नहीं देखना ये होता है कि जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है। तो देखिए मान लीजिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ज़्यादा कौन होता है, हानिकारक मान लीजिए, या फिर जो भी CFC हो गया उससे ज़्यादा क्या बोलते हैं, मीथेन, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ज़्यादा जलवाष्प। तो इस तरीक़ा से था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई क्योटो प्रोटोकॉल 1997। यह समझौता जापान में हुआ था। इसमें सभी देश के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए एक कोटा का निर्धारण किया गया है। ये इसी कोटा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इस व्यवस्था को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। चलिए मीथेन क्या है इसके बारे में देखते हैं। अभी जस्ट पता है CHA मीथेन, यह भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। कौन, मीथेन। यह दलदली भूमि में पाया जाता है, मार्शलोना में। कौन, मीथेन। गोबर गैस हो गया, धान के खेत हो गया, गट्टर हो गया, सड़े गले पदार्थ तथा जानवरों की जुगाली, कोयला, खदान, प्राकृतिक गैस मीथेन के अच्छे स्रोत हैं। नोट, प्राकृतिक गैस को जब अत्यधिक दबाव लगाकर रखा जाता है तो संपीड्य प्राकृतिक गैस मतलब CNG कहते हैं। ये बहुत कम प्रदूषक होता है CNG ना। अब देखिए कांड हुआ था भाई, देखिए इसके बारे में। भोपाल गैस श्रावस्ती 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था कि भोपाल की यूनिवर्सिटी कार्बाइड नामक कंपनी में मेथाइल आइसोसाइनाइड मतलब CH3NCO, मेथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला है CH3NCO गैस जल से क्रिया करके क्या हुआ था कि विस्फोट कर गई थी। ठीक है, जिससे हजारों लोग की जान चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें बहुत सारा मतलब कहानी था कि इंजीनियर्स लोग जो भी थे और जो मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो टंकी था वो वाटर वाले टंकी की कनेक्ट करवा के ही ले गए थे, और लीकेज करने के बाद वाटर से वो क्या किया जाता है और रिएक्शन करता है, उसी से फटता है और सारा गैस कांड हो गया था। ठीक है, यही विशेष कुछ नहीं था। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यह कंपनी एडरसन नामक व्यक्ति की थी, एडरसन नामक व्यक्ति की, तो 2014 में मर चुका है, 2014 में मर गया ये, किंतु अभी भी इस पर मुकदमा चल रहा है। मर गया फिर भी मुकदमा चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। इस कंपनी में कीटनाशक बनाए जाते थे। प्रदूषक
कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और CFC और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के चलते होता है। एसिड रेन अम्ल वर्षा जो है वो हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे बाई, एच को क्या बोल सकते हैं, बाई बोल सकते हैं, बाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इस तरीक़ा से हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एसिड रेन का कारण यही सब होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं भैया, ओजोन का कारण क्या हो सकता है। CFC होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, उत्प्रेरक रासायनिक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। यह संक्रमण धातु से बना होता है ना। यह इंजन से निकलने वाले धुआं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिससे प्रदूषण कम हो जाता है किंतु उमस बढ़ जाती है। देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, ईंधन से जो भी कुछ धुआं निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। लेकिन जब बदलेगा तो क्या होगा, प्रदूषण कम होगा लेकिन उमस बढ़ जाता है इसमें, यार बहुत गर्मी लगेगा। जब पेट्रोल में शीशा मिल रहता है तो कैटालिटिक कन्वर्टर काम करना बंद कर देता है, याद रखिएगा। जब पेट्रोल में शीशा मिल जाता है तो कैटालिटिक कन्वर्टर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिएगा। चलिए ऊष्मीय द्वीप थर्मल आइलैंड क्या है। शहरों में धूलकण तथा धुआं आकाश में जमा होता है ना, और एक बादल का रूप ले लेता है ये, जिससे शहरों में क्या होता है कि तापमान बढ़ जाता है। इसी को हम लोग थर्मल आइलैंड कहते हैं ना, ये भी याद रखिएगा। यूरोनॉम्स क्या है, यूरो मानक। देखिए यूरोपीय देशों के क्या होता है, मोटर वाहन धुएं से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक मानक तय किया गया है, जिसमें धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील कण तथा हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके लिए अब तक यूरो 6 मानक तक बन चुका है। यूरो 1 मानक इंजन की जो प्राप्ति है वो 2075 ग्राम उत्सर्जन करता है ना। यूरो 1 कितना, 2075 ग्राम। देखिए ये जो है यूरो 1 2 किलो 75 ग्राम जो भी होगा 1 kg हो गया। 1 वाट देखते हैं। चलिए यूरो 2 जो है 1 kg मतलब 1000 ग्राम में हो जाता है। यूरो 3 0.64 ग्राम, यूरो 4 0.550 ग्राम, यूरो 5 0.30 ग्राम एंड यूरो 6 जो है भैया 0.20 ग्राम करता है। क्या करता है, ये सब उत्सर्जन करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यूरो मानक को भारत में स्टेज BS कहा जाता है। भारत में वर्तमान में BS4 गाड़ियाँ चलती है। अभी जो क्या है, अभी BS4 गाड़ी चल रही है ना वर्तमान में, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भैया साउंड पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण में गिना जाता है। कोई भी व्यक्ति बोल रहा है या फिर साउंड आ रहा है 90 डेसिबल से ज़्यादा हो गया तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव केवल तत्कालीन रहता है ना, ये अगली पीढ़ियों पर नहीं पड़ता है। चलिए जब होता है वही आगे पीढ़ी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव चिड़चिड़ा सा हो जाता है, एकदम गजब सा लगेगा, अरे यार कौन चिल्ला रहा है। चिल्लाने के बाद हो सकता है या फिर ऐसा कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों के साइलेंसर में मफलर लगाया जाता है। देखिएगा जैसे बुलेट आ गया, बुलेट में मफलर पाया ही नहीं जाता, बाकी सारा गाड़ी में मफलर लगा दिया जाता है ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो। अब बुलेट से ही सही निकलेगा, राजदूत हो गया, पूरा ध्वनि प्रदूषण होता है। सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दोनों किनारे पेड़ पौधे लगा दिया जाता है, जिससे ग्रीन मफलर कहते हैं। देखिए पेड़ पौधों क्यों लगाया जाता है, ये मानते हैं आप देखे होंगे कहीं कहीं कि जो आपका रोड है
रोड के किनारे किनारे ये पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, एक ग्रीन मफलर के रूप में काम करते हैं। अब बाकी इसमें गाड़ी आते जाते रहती है, ठीक है, जो भी गाड़ी है चलते रहती है। और ग्रीन मफलर का काम करता है जो भी पेड़ पौधा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई सड़कों पर, ये चीज़ तो हो गया। विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण, यह मोबाइल टावर, टीवी टावर तथा सैटेलाइट से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग को फैलाता है, इसलिए होता है। चलिए आगे बतियाते हैं। इस प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम तथा स्मरण क्षमता कमजोर हो जाता है तथा कैंसर भी हो सकता है। चलिए, इस प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में तितलियां मर जाती है बाहर, तथा मधुमक्खी अपना रास्ता भटक जा रही है, क्योंकि बीज विद्युत चुम्बकीय तरंग को देख लेती है और ये अपना रास्ता भटक कर टावर के पास चली जाती है। मधुमक्खी, आप देखेंगे कि टावर के पास मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है और वहाँ पे खूब सारी मधुमक्खियाँ मिलेंगी, इसलिए कि ये EMF इसको बोलते हैं, इसको ये देख पाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ये देख लेता है। और EMW इलेक्ट्रोमोटिव वेव से जो हो गया, इसको ये देख लेता है ना, मैग्नेटिक वेव, और वहीं चीज़ पे चला जाता है और सारा चीज़ मतलब मधुमक्खी का बीज मतलब होते हैं, छाता उता बनाना और उसमें मधुवत, समझिए ना आप। चलिए आगे बात करते हैं भाई। वर्तमान पूरा पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय तरंग से चपेट में है। अभी तक पूरा लोग मतलब पृथ्वी, पूरा जो पृथ्वी है किसके चपेट में है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जैव प्रदूषण की बात करते हैं। जैव प्रदूषण क्या होता है भाई, इसके बारे में देखते हैं। यह हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु के कारण फैलता है ना, ठीक है। जीनीय एकरूपता के कारण एक समान प्रजाति के पौधों को बीमारी को प्रभावित हो जाता है, जिस कारण उन्हें काट देना पड़ता है ना। एंथ्रैक्स नामक जीवाणु व्यक्ति की जान ले सकता है, कैसे? इसका आतंकवादी खत में भरकर दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी प्रधान मोदी जी हो गए या फिर राष्ट्रपति जी हो गए, वो डायरेक्टली लेटर नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों? उनका जो भी कोई पत्र आता है तो उन्हें बट पहले चेकअप कर लिया जाता है, इसके बाद ही दिया जाता है, या फिर कोई अलग लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला जो भी पढ़ते होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर किन्हीं को जान लेना है तो एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु है वो एंथ्रेक्स लेटर में भर दिया जाता है और उसको जैसे खोलिएगा आपका मृत्यु हो जाएगा, तो इससे बच के रहना है। चलिए, सेरिन गैस को गरीब का परमाणु कहा जाता है, इसका प्रयोग सीरिया में हुआ था। सेरिन जो गैस है गरीब का परमाणु कहा जाता है, इसका जो है प्रयोग सीरिया में हुआ था। परमाणु प्रदूषण, इसके बारे में देखते हैं। यह सभी प्रदूषण में सबसे खतरनाक है भाई वह परमाणु प्रदूषण। इसका प्रभाव जल, थल, वायु तीनों में देखा जाता है। यह 30,000 साल तक रहता है, एक बार जब फट जाता है तो 30,000 साल तक रहता है, समझ में आया? देखिए, परमाणु प्रदूषण रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ही होता है, याद रखिएगा, इसीलिए रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। चलिए, यह यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और तथा कोबाल्ट 60 के कारण होता है, इसमें रहता है, पाया जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, 9 अगस्त और देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान हिरोशिमा में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, परमाणु बम, तो 2011 में जापान में क्या हुआ था, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना परमाणु प्रदूषण के उदाहरण में है। ये क्या हुआ था कि वहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा में आज भी लोग उस परमाणु बम गिरने के चलते अनहरा लंगड़ा पैदा होते हैं, ठीक है, और मानसिकता कमज़ोर होता है उनका, इन्हीं कारण, क्योंकि 30,000 साल तक उसका प्रभाव वहाँ पे बरकरार रहेगा, एक बार गिर गया है तो। चलिए, 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट होने से यूक्रेन प्रभावित हुआ था। जैसे अभी भी यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रूस युद्ध कर रहा है, उसी तरीक़ा से पहले भी यूक्रेन में 1986 में 1986 में यूक्रेन में
चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का विस्फोट कराया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले धुआं को नाभिकीय आपतन या फॉल आउट कहा जाता है। इस धुआं को रोकने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, बोरिक एसिड, तथा व्यक्ति खुद को बचाव के लिए पोटेशियम और आयोडाइड की गोली खाना चाहिए। पोटेशियम आयोडाइड का अगर गोली खा लीजिएगा तो बोरिक एसिड से आप बच सकते हैं। इसलिए जहाँ भी होता है लोग पहले से इसमें प्याज वाज का भी मतलब बड़े पैमाने पे करते हैं। परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले धुआं नाभिकीय आपतन फॉल आउट कहा जाता है। इस धुआं को रोकने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। अब व्यक्ति को खुद बताने के लिए जो है प्याज वाज करते हैं। बोरिक एसिड, भारत एक बार ऐसा ही किया था परमाणु विस्फोट, तो उससे पहले बहुत सारा प्याज रख लिया था, उसमें प्याज वाज पा जाता ताकि भारत को कोई हानि ना पहुँचे। अब ये हो गया था, तो प्याज वाज खाइएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लगभग सारा वीडियो समाप्ति होने वाला है बायोलॉजी का। आप बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ते रहिए, ठीक है भाई, ओके। और जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा कि स्टडी ऑन कॉस्मोस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है भाई, ओके।